So today we'll start next chapter, price elasticity of demand. In our previous chapter we have discussed about the relationship between price and demand, ठीक है, and we know that there is inverse relationship. Now नहीं, ये तो दो चैप्टर्स हैं डिमांड के, ठीक है, उसके बाद आता है एक चैप्टर सप्लाई का, तीन चैप्टर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है, बाकी हमारे अलग अलग हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है, देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू आती है, ठीक है. सो ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड तीन चैप्टर्स हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, ठीक है. तो जब हमने वहाँ पे पिछले चैप्टर में डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कितना प्राइस बढ़ने पे डिमांड कितनी घटेगी या कितना प्राइस घटने पे डिमांड कितनी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर. वो जो चेंज होता है उन दोनों के बीच में, उसका जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलता. मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें पता नहीं चलता. इलास्टिसिटी हमें बताता है, ठीक है. तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस. प्राइस जब चेंज होगा तो डिमांड की जो रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका होगा या कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी उसकी डिग्री पता चलती है, ठीक है, कि कितनी डिग्री का चेंज आएगा डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है. कितना चेंज आएगा, सिंपली बोले तो डिमांड में कितना चेंज आएगा प्राइस चेंज होने पे, ठीक है. तो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, किस तरीके से कितना रिस्पॉन्ड करेंगे डिमांड टू किसको, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने पे डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है. सो वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हमें पता चलेगा. और इस प्राइस इलास्टिसिटी को हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या बताता है, जैसे हम मेथड्स पढ़ते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के, ठीक है. देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी. सबसे जो कॉमन है वो है परसेंटेज चेंज मेथड या परसेंटेज मेथड कह सकते हो, परसेंटेज चेंज मेथड. ये जो परसेंटेज चेंज मेथड है ये बताता है कि प्राइस में एक सर्टेन परसेंट चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है. फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 50% से रिड्यूस हो जाता है तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, ठीक है. वो 50% से भी बढ़ सकती है, ठीक है, वो उससे कम 40% से भी बढ़ सकती है, वो 60% से भी बढ़ सकती है, ठीक है. तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि प्राइस में 50% रिडक्शन हुआ तो डिमांड में 50% राइज आया या इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है. सो दोनों में ऑपोजिट चेंज है लेकिन इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज है, ठीक है. ये 50% घटा दो, वो 50% बढ़ गया, ठीक है. तो हमें पता चल गया 50% मतलब अगर 5 रुपये प्राइस था, ठीक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो गए 2.5, ठीक है, मतलब प्राइस हाफ हो गया, 50% कम हो गया, प्राइस हाफ हो गया, ठीक है. 5 रुपये के ऊपर हम 4 यूनिट खरीद रहे थे, ठीक है, तो प्राइस हो गया 2.5, आया हाफ हो गया, तो 50% इंक्रीज हो गई डिमांड, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे इसको, कितनी यूनिट्स हो गई, भाई 4 का 50% 2 यूनिट्स होगी, ठीक है, तो 6 यूनिट्स होगी, ठीक है. तो प्राइस हाफ हो जाने पे हमारी जो डिमांड है वो डबल तो नहीं हुई, ठीक है, लेकिन इंक्रीज हो गई. कितना इंक्रीज हुई, 50%, ठीक है. इसका 50% रिडक्शन है, इसका 50% राइज है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि कितना चेंज हो रही है. अगर मैं सिंपली बोलूँ प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कितना घटने पे कितनी बढ़ रही है ये नहीं पता चल रहा हमें, ठीक है. सो वो जो इलास्टिसिटी है ये बताती है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्लियर, कितना चेंज आएगा, ठीक है. डिग्री ऑफ चेंज, इस रिस्पॉन्सिवनेस को चेंज भी कह सकते हो, द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. सिंपली अगर बोले तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की जगह डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ये लिख सकते हो, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है. प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया वो बताता है
इलास्टिसिटी। पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड में चेंज आने पे, सॉरी प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में चेंज आएगा, ये बताएगा कि कितना चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, वो जो डिग्री है ये उसको डिफाइन करेगा, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले मेथड यूज करेंगे परसेंटेज चेंज मेथड। अब परसेंटेज चेंज मेथड परसेंटेज चेंज बताएगा प्राइस में और डिमांड में, कि प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। ठीक है, अब बात आती है परसेंटेज को निकालते हैं। हमने स्टैट्स में पढ़ा था टू मेजर्स आर देयर, डिस्पर्जन पढ़ा था, देयर आर टू मेजर्स, वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड द अदर वन इज रिलेटिव मेजर। ठीक है, रिलेटिव मेजर में हम हमेशा परसेंटेज निकालते थे। ठीक है, तो बताइए हम रिलेटिव मेजर क्यों निकालते थे, एब्सोल्यूट क्यों नहीं यूज करते थे। सो नेक्स्ट मेथड जो हमारा आता है वो परसेंटेज चेंज मेथड। अब परसेंटेज चेंज मेथड में हम क्या करेंगे कि जो परसेंटेज चेंज आ रही है किस किस का रिलेशन हम पढ़ रहे हैं भाई, रिलेशन किस किस चीज का है, डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, क्लियर। तो दोनों में चेंज होता है, दोनों में चेंज होता है। ठीक है, तो उन चेंज की हम परसेंटेज निकाल लेंगे। एक है हमारे पास प्राइस और दूसरा है हमारे पास डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे। अब इन दोनों में पहले तो चेंज निकलेगा, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये होता है ईडी। क्लियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ईडी इज इक्वल टू माइनस, कल बताया था माइनस क्यों यूज करते हैं, because due to inverse relationship between price and quantity demanded, the change either in price or in demand may be negative। या तो प्राइस में आने वाला चेंज या फिर डिमांड में आने वाला चेंज नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करते हैं। ठीक है, a prefix of a negative sign is used to nullify the effect of either the negative effect of price or the negative effect of demand, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से कोई ना कोई चेंज नेगेटिव जरूर आएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। So ED, price elasticity of demand, is equal to minus percentage change in quantity demanded, percentage change in QD, quantity demanded, divided by percentage change in P, price। ठीक है, ओके। सो ED is equal to minus percentage change in QD upon percentage change in price। ठीक है, अभी जो percentage change है वो कैसे निकलेगा, तो जो चेंज है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी, दैट मीन्स इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, चेंज इन प्राइस को मैं लिखूंगा डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा को हम चेंज कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P, वेयर Q1 is the current for the new price, sorry quantity, current quantity demanded, and Q is the previous quantity demanded। ठीक है, ये previous quantity demanded, P1 is the current price and P is the previous price। पुराना जो प्राइस है, पहले जो प्राइस था हमारा वो है P। ठीक है, क्लियर। तो ये भी हमें गिवन होगा, ये भी हमें गिवन होगा। ठीक है, प्राइस भी हमें गिवन होंगे अलग अलग। ओके, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। हमें चाहिए चेंज इन क्यू तो निकाल लिया, डेल्टा क्यू, हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्यू। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्यू निकालना है। चेंज तो निकल गया। ठीक है, अब उनका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा क्यू, तो परसेंटेज कैसे, परसेंटेज डेल्टा क्यू, राइट। मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डेल्टा क्यू। ठीक है, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू इज कैलकुलेटेड लाइक डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू
100, ठीक है। भाई चेंज कितना है क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको बेस मानते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, परसेंटेज डेल्टा पी सेम है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। ये देखो और ये देखो, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमें यहाँ पे रख देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह मैं ये पुट करता हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय सी इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी ओवर टी, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है। ओके, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, इनटू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, क्लियर। माइनस साइन सबके साथ रहेगा, ओके क्लियर। Eb इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, डेल्टा पी को डेल्टा, तो डेल्टा को डेल्टा के नीचे ले आते हैं, तो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एक हालांकि है एक ही, यहीं से डिराइव किया ना अभी ओरिजिनली फॉर्मूला ये है, ठीक है, उसको हमने डिराइव करके ये बना लिया है, ओके क्लियर। ये हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल के दे रखे हैं तो वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं, ठीक है। जब हमें डायरेक्टली परसेंटेज निकाल के नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, पी और क्यू की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो उनका परसेंटेज निकालने के बजाय हम उनका सिर्फ चेंज पुट कर देंगे, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 100 से 100 कैंसिल कर लिया था, ठीक है। सो चेंज निकालेंगे, सिर्फ हम हमें क्यू भी दे रखा होगा, पी भी दे रखा होगा, जैसे ऐसे वैल्यूज मिलेंगी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है। when the price of the commodity was rupees 8, the consumer used to buy 10 units, ठीक है। स्टेटमेंट मिलेगी, when the price of the commodity was rupees 8 per unit, the consumer used to buy 10 units, ठीक है। later on the price fell down by rupees 2, the price fell down बाय रुपये 2 रुपए से कम हो गया है, ठीक है। 2 रुपए नहीं हो गया, बाय रुपये लिखा है, 2 रुपए से कम हो गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए, ठीक है। तो ये P1 नहीं है, ठीक है, P1 कितना होगा 6, क्लियर। अगर लिखा है द प्राइस फेल डाउन 2 रुपीज 4 6 या 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 रुपीज 6 या 2 रुपीज 4, तो इसका मतलब है ये P1 है। 2 और बाय का ध्यान रखना, बाय का मतलब है इतने से कम हो गया है, वो डिफरेंस है, ओके। 2 लिखा है तो मतलब वही नया प्राइस है, ओके। तो यहाँ पे बाय लिखा है, द प्राइस फेल डाउन बाय ₹2, ठीक है। द कंज्यूमर इंक्रीज हिज और हर डिमांड बाय 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स, इंक्रीज, भाई प्राइस कम हुआ है तो इंक्रीज ही करेगा ना, तो ठीक है। तो इंक्रीज बाय 4 यूनिट, क्लियर। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q था 10 यूनिट, अब Q1 हो जाएगा 14 यूनिट, क्योंकि जब प्राइस 2 रुपए से घट गया है तो डिमांड कितने से बढ़ गई है, 4 यूनिट से बढ़ गई है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज लाइक व्हेन द प्राइस वाज ₹8, the consumer used to buy 10 units. जब प्राइस 8 रुपए था तो कंज्यूमर 10 यूनिट खरीदता था, ठीक है। The price fell down by ₹2, the consumer increased his or her demand by 4 units. जब प्राइस 2 रुपए घट गया, 2 रुपए से घट गया है, ठीक है, तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड जो है 4 यूनिट से बढ़ा दी है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास P1 क्या हो गया है, 6 रुपए, और Q1 क्या हो गया है, 14 यूनिट, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये P1 है और ये Q1 है, ठीक है। हमें फॉर्मूला गिवन है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q,
तो P और Q तो क्वेश्चन में गिवन है, P 8 है और Q है 10, एज इट इज रख दोगे। हमें चाहिए डेल्टा Q और डेल्टा P, तो डेल्टा Q कैसे लिखेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, Q1 कितना है 14 माइनस Q कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 4, डेल्टा Q आ गया 4, वो हालांकि यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। और P डेल्टा P कितना है 2, राइट, माइनस, ठीक है, क्योंकि डेल्टा P कैसे निकलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, P1 कितना है, रिड्यूस्ड प्राइस है ना, 6 रुपए है प्राइस, प्रीवियस प्राइस कितना है 8, तो क्या हो जाएगा -2 डेल्टा P, क्या कह रहे हो, ओके। तो हमारे पास डेल्टा P भी आ गया, डेल्टा Q भी आ गया, डेल्टा Q कितना है 4, डेल्टा P कितना है -2, P कितना है 8 और Q कितना है 10, तो वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, ठीक है। माइनस डेल्टा Q है 4 अपॉन डेल्टा P है -2 इनटू P कितना है 8 और Q कितना है 10, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमारे पास EB जो है कितना आएगा 32 अपॉन 20, पॉइंट लगा दिया 1.6, ठीक है भाई, इसको काट दो 2 2 4, देन क्या आ गया 8/5, ठीक है, तो भी उतना ही आएगा 1.6, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED आ गई हमारी 1.6, ठीक है, तो ED की वैल्यू आई है 1.6। अब इसको हम एनालाइज करेंगे कि हमें वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, कितनी इलास्टिक है, ठीक है। सो हम कुछ मेजर्स पढ़ेंगे, ओके। So now the degrees of elasticity, there are different degrees of elasticity are there, ठीक है। See, one is perfectly elastic, perfectly elastic demand, one is perfectly inelastic demand, एक दूसरे के ऑपोजिट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है व्हेन द वैल्यू ऑफ ED इज इंफिनिटी, ठीक है। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED की वैल्यू इंफिनिटी आती है तो उसको हम कहते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखो इन्फिनिटी कब आता है, दो चीजें, एक और दूसरा केस और देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है व्हेन ED इज इक्वल टू 0, जब ED की वैल्यू 0 आती है तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो दो कंडीशंस आती हैं कि ये कब आती है वैल्यू, तो ये कब आती है। अब मैं ED निकाल रहा हूँ, ED इज इक्वल टू 0/2, ED इज इक्वल टू 2/0, तो बताइए किसमें 0 आएगी वैल्यू, किसमें इंफिनिटी आएगी। When any value is divided by 0, तो वैल्यू हमेशा इंफिनिटी आती है, और when 0 is divided by any value तो हमेशा 0 आएगी वैल्यू, ओके क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो न्यूमरेटर था वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो इस फर्स्ट केस में जो चेंज इन डिमांड है वो क्या है 0, दैट मीन्स डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। सपोज डिमांड पहले भी 5 यूनिट थी और अब भी 5 यूनिट है, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज भी 0 आएगा, ओके क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, तो डिमांड में चेंज नहीं आया तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी 0 ही होगी ना, इनइलास्टिक डिमांड है, राइट। व्हेन ED इज इक्वल टू 0, ED 0 कब आता है जब QD परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 हो, प्राइस में बेशक से चेंज आया,
ठीक है। जब न्यूमरेटर 0 है इसका मतलब है न्यूमरेटर पे हमने किसको रखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो सॉरी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं, तो क्या उसकी डिमांड इलास्टिक होएगी। इलास्टिसिटी मीन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, उससे जो चेंज आया, फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी समझते हो, ओके। तो जब कोई चेंज आया नहीं तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आया। जब ये है तो ये वाला केस है, डिमांड तो चेंज होती है लेकिन प्राइस में चेंज हुए बिना ही डिमांड चेंज हो जाती है। डिनोमिनेटर 0 है इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा फॉर्मूले में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन फिर भी डिमांड में चेंज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब डिमांड हाईली इलास्टिक है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट, व्हेन ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज्यादा, देखो डिमांड में चेंज आ रहा है ना, न्यूमरेटर में चेंज आया है ना, जबकि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्राइस में चेंज हुए बिना ही डिमांड चेंज हो जाती है, तो डिमांड हाईली इलास्टिक है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके, जब हमारी वैल्यू इंफिनिटी हो, ठीक है। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इन दोनों का कैसे बनता है, देखो दो ग्राफ कर्व जिनको बोले OX एक्सिस, OY एक्सिस, दो एक्सिस हम लेके चल रहे हैं, OX एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं, OY एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो हमने कहा प्राइस में कोई चेंज ना हो, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम है, 5 रुपए ही प्राइस है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी प्राइस में चेंज हुए बिना भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 3 यूनिट, फिर हो गई 5 यूनिट, फिर हो गई 8 यूनिट, जबकि प्राइस सेम रहा, ठीक है। इतना 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 प्राइस फिक्स है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, पहले 3 यूनिट खरीद रहा था कंज्यूमर में, 5 यूनिट खरीद रहा था, फिर 8 यूनिट खरीदने लग गया एट द सेम प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो प्राइस में चेंज नहीं आया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डेल्टा पी 0 आएगा ना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 वाला केस हो गया। न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, दैट मीन प्राइस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। कभी 2 यूनिट से आ रहा है, कभी 3 यूनिट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 यूनिट से आया, यहाँ पे 3 यूनिट से आया, तो 2/0 क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व हो गया इसका है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है, इनइलास्टिक डिमांड का है, ये जो कर्व बना है, ग्राफ बना है परफेक्टली इलास्टिक। देखो क्वांटिटी चेंज हो रही है और प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। किसकी किसकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, डिमांड की इलास्टिसिटी में जो चेंज आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है, जो चेंज हो रहा है 3 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, प्राइस में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्राइस तो फिक्स है, ठीक है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो कौन इलास्टिक होएगा, डिमांड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि सेम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर जितना मर्जी यूनिट खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिट खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। एक और चीज कहते हैं कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इस केस में कंज्यूमर एट द सेम प्राइस लेवल, ठीक है, द कंज्यूमर इज विलिंग और रेडी टू बाय any units or any amount of or quantity of goods at the same price. कंज्यूमर इसी प्राइस पे जितना मर्जी यूनिट खरीदने के लिए रेडी है, बट इफ प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड में इक्वल टू 0, ठीक है। वो प्राइस में कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं, इंक्रीमेंट सॉरी, प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसी प्राइस पे वो बहुत ज्यादा यूनिट खरीदने के लिए रेडी है, विलिंग है। इफ प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड में फॉल टू 0, डिमांड 0 तक जा सकती है अगर प्राइस इंक्रीज होता है, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड को ही चेंज किया। इसका इनइलास्टिक डिमांड का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, इसका उल्टा, ये तो OX एक्सिस के पैरेलल था, उल्टा क्या हो जाएगा, OY एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस चेंज होगा लेकिन डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो OY एक्सिस, OX एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस तो क्वांटिटी फिक्स है, 5 यूनिट ही खरीदता है, प्राइस चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो प्राइस 3 रुपए था, प्राइस 5 रुपए हो गया, प्राइस 10 रुपए हो गया, लेकिन डिमांड कितनी ही रही, 5 यूनिट ही रही, ठीक है, ओके। तो प्राइस हमारा, सॉरी, डिमांड कितनी रही हमारी,
5 यूनिट्स ही रही, प्राइस बेशक से इंक्रीज हो गया। ये होता है गुड्स ऑफ नेसेसिटी के केस में, ठीक है, क्लियर। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जब बेशक से प्राइस बढ़े लेकिन उनकी डिमांड हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो QD जो डेल्टा Q है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि Q1 भी 5 है और Q भी 5 है, ठीक है, क्लियर। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0 आएगा, लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है तो 0/2, 0/2 क्या आएगा, 0, ठीक है। तो दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, 0, तो उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं हो रहा है डिमांड में, परफेक्टली इनइलास्टिक है डिमांड, ठीक है। तो ये थे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ओके।